समझते हैं हम लोग पहले कूलम्स लॉ क्या होता है। उससे पहले समझते हैं थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में, जो आपको हम पहले भी मोर और लेस आप जानते हैं, हम पढ़ाया भी है। तो चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। पॉजिटिव हुआ तो प्रोटॉन कहलाएगा और निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो चार्ज नेचर में दो तरह का होता है, पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। पॉजिटिव हुआ तो नोन एज प्रोटॉन, प्रोटॉन के नाम से ये जाना जाता है। और अगर ये निगेटिव हुआ तो नोन एज इलेक्ट्रॉन। आपका प्रोटॉन हो या आपका इलेक्ट्रॉन हो, दोनों पर चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। बस प्रोटॉन होगा तो इसको प्लस वाला बोल देंगे और इलेक्ट्रॉन होगा तो इसको माइनस वाला बोल देंगे, लेकिन दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसको इंडिकेट कर देते हैं प्लस ई से और इसको इंडिकेट कर देते हैं माइनस ई से। उसको माइनस ई से इंडिकेट करते हैं और इसको प्लस ई से इंडिकेट करते हैं। तो ये एक प्रोटॉन पे चार्ज हुआ। अगर आपसे हम बोल दें कि 10 प्रोटॉन पर कितना चार्ज, तो बोलेंगे एक पर इतना, तो 10 पर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलेंगे 100 प्रोटॉन पर कितना चार्ज, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा तो इसी का मल्टीपल में एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर आपसे हम एक बात बोले, एग्जाम का सवाल है एक नंबर का, इज 4.8 इंटू 10 का पावर 4.8 इंटू 10 का पावर -19 कूलम एग्जिस्ट। एक ये सवाल है और दूसरा है इज 4 इंटू 10 का पावर -19 कूलम एग्जिस्ट। एक ये सवाल है, दो सवाल है। तो बोलेंगे देखिए सर, चार्ज एक अगर होगा, एक प्रोटॉन अगर होगा तो उस पर चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अगर दो प्रोटॉन होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या इसमें कोई बहुत बड़ा फिजिक्स का लॉ लग रहा है? नहीं, बहुत सिंपल सा बात है। एक पे इतना, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर 3.5 प्रोटॉन होगा तो, वाह, अरे होबे नहीं करेगा। 3.5 प्रोटॉन होता है क्या? नहीं, तो बोलेंगे वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। प्रोटॉन जब भी एग्जिस्ट करेगा तो उसका जो संख्या होगा वो हमेशा इंटीजर में होगा। सिंपल सा बात है। एक आदमी हो सकता है, 2 आदमी हो सकता है, 3, 4, 5, 100, 1000 आदमी हो सकता है। का 5.5 आदमी होता है का? हम लोग का भी जो संख्या किसमें एग्जिस्ट करता है? इंटीजर में। हाँ, लेकिन मास तो होता है 1.25 kg, 1.5 kg, 1.25 kg। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ इंटीजर में एग्जिस्ट करता है। हाँ, लेकिन चार्ज जो है जब भी एग्जिस्ट करेगा तो इंटीजर का मल्टीपल होगा। ये जो वैल्यू है वो किसका मल्टीपल होगा? इंटीजर का। इंटीजर कहने का मतलब है ये 3.5 हो सकता है, 4.5 नहीं, 1.2 नहीं। जब भी होगा तो प्रोटॉन का संख्या या इलेक्ट्रॉन का संख्या एक होगा। जब भी होगा तो ये इंटीजर का होगा तुम्हारा। तो चार्ज मान लो अगर प्रोटॉन का संख्या तुम्हारा 6 है तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा? 6 इंटू इतना। और इसको हम ऐसा करते हैं कि शॉर्टकट में क्या नाम दे रखे, ई। तो अगर 2 होगा तो 2e भी बोल सकते हैं। ई का वैल्यू इतना याद रखना। इसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज।
इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। अगर 6 प्रोटॉन होगा तो, अगर 10 प्रोटॉन होगा तो, अगर 11.5 प्रोटॉन होगा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर n प्रोटॉन हुआ तो आज के बाद से कहीं अगर n ही दिखेगा समझ जाओगे, फॉर्मूला मत रटो, समझ के चलो। Q मतलब कौन हुआ? चार्ज। n हुआ प्रोटॉन का संख्या, और जो हमेशा जब भी होगा तो वो इंटीजर में होगा, और E हो गया एलिमेंट्री चार्ज। तो ऐसा कह सकते हैं कि चार्ज, बोलो, हमेशा एग्जिस्ट करेगा इंटीग्रल, अब बीच में काचे का निशान छिपा हुआ है, मल्टीप्लाई का, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ये लाइन कह सकते हैं ना। ई का मतलब एलिमेंट्री चार्ज। क्या कह सकते हैं, फिर से बोलो, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, और इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये, एग्जाम में अक्सर पूछता है, डिफाइन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। 1 नंबर का सवाल, ये 2 नंबर का सवाल। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का बस एक ही एकदम सिंपल सा आंसर है कि चार्ज जब भी एग्जिस्ट करेगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कैन नेवर बी इन डेसिमल और फ्रैक्शन। सोच सकते हो, डेसिमल या फ्रैक्शन में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का संख्या पॉसिबल नहीं है। अब बताओ, अगर हम ये बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता तो कितना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो 2 से मल्टीप्लाई, माइनस में खाली होता, 3 होता तो n होता तो बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए भी लिख दे तो कॉमन ये बोल सकते हैं प्लस माइनस एन, माइनस या प्लस डिपेंड करेगा कि हम पॉजिटिव चार्ज का बात कर रहे हैं या निगेटिव चार्ज का बात कर रहे हैं। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, ये बात समझ में आया? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। चलो सवाल क्या है, सवाल है क्या ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा? तो आंसर देखो ध्यान से, लिखेंगे हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, और ये चार्ज प्लस है तो यहाँ पे प्लस वाला लेंगे, अगर ये माइनस होता तो यहाँ माइनस वाला लेते। तो बताओ चार्ज कितना दिया है, 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19, एन हमको पता नहीं है, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, इसको नीचे लेके चल जाओ, तो 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इक्वल टू एन। अब जो कटेगा काटो, माइनस 19 खत्म, 16 तिहाई के 48, एन कितना आ गया? अब बताओ 3 प्रोटॉन पॉसिबल है या नहीं? यस सर, 3 प्रोटॉन इज पॉसिबल, 3 प्रोटॉन आपका पॉसिबल है। चलो अब अगर आपसे हम बोले ये वाला चार्ज का वैल्यू पता करो, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? तो देखते हैं करके, फॉर्मूला तो एक ही है मेरे पास, बताओ फॉर्मूला क्या है मेरे पास? ये हुआ पहला, ये हुआ दूसरा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, Q कितना दिया है? 4 इंटू 10 का पावर माइनस 19 एन, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, तो n इज इक्वल टू 4 इंटू 10 का पावर माइनस 19 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, ये तो कट जाएगा, क्या बचा? 4/1.6, डेसिमल हटेगा, ऊपर 0 पहुंचा दो, कटेगा कितनी बार में? 4 चौके या 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 5/2 मतलब, अब तुम बताओ 2.5 प्रोटॉन पॉसिबल है? आंसर होगा नो, आंसर होगा नो। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में आता है तुम्हारा ये, मतलब n का संख्या अगर तुम्हारा इंटीजर में आ जाएगा तो बोलेंगे यस इट इज पॉसिबल, और अगर डेसिमल या फ्रैक्शन में आएगा तो बोलेंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह का सवाल आप लोग अब बना लो, बहुत सिंपल है तुम्हारा, ठीक है। चलो ठीक है, इसको उतारिए।
रेगुलर क्लास में ऐसे लेट से आइएगा ना तो सब खत्म हो जाएगा, ये आने का टाइम है। पहला 2 स्विच ऑफ कर देना, हम जब पढ़ा देंगे तो, जब फिर पढ़ाने जाएंगे तो ऑन कर, पहला 2 स्विच। हाँ पंखा। हो गया हो गया हो गया। देखो पंखा नुकसान करेगा, नहीं चलेगा, गर्मी लगेगा, वो नुकसान नहीं करेगा अभी। हाँ हाँ ठीक। हम यहाँ पर हैं, हो गया। नीचे यहाँ लिख लेना, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। हो गया। तो हम लोग समझा कि दो तरह से चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव। देखो अब आगे, दो चार्ज के बीच में फोर्स लग सकता है, या तो अट्रैक्शन का या तो रिपल्सन का, और इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर दो पॉजिटिव चार्ज रहा तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को भगाएगा,
इसको बोलेंगे रिपल्सन, रिपेल करेगा। और अगर दो निगेटिव चार्ज रहा तो ये भी एक दूसरे को भगाएगा, यहां भी होगा रिपल्सन। लेकिन अगर एक पॉजिटिव रहा और दूसरा निगेटिव रहा तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे अट्रैक्शन, अट्रैक्शन वाला फोर्स। तो बताओ कितना तरह का फोर्स हुआ, दो या तीन? दो तरह का फोर्स हुआ, या तो रिपल्सन का या तो अट्रैक्शन का। क्लियर है? अगर लाइक चार्ज हुआ, लाइक मतलब एक जैसा, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, तो ये रिपल्सन का होगा, बिटवीन लाइक चार्जेस। रिपल्सन तो वहां लिख दिया, यहां लिख दे रहे बिटवीन, लाइक मतलब एक जैसा, बिटवीन लाइक चार्जेस। और अगर एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ तो ये अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, बिटवीन अनलाइक चार्जेस। और दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है इसको क्या कहते हैं? तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना तरह का होता है? दो तरह का, या तो रिपल्सिव होगा या तो अट्रैक्टिव होगा। अगर लाइक चार्जेस होगा तो रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस होगा तो अट्रैक्ट करेगा। देखिए एग्जाम में सवाल आता है, नेम द नेचर ऑफ फोर्स, नेम द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहला, एक 3 कूलम बोल दिया और एक -4 कूलम बोल दिया। दूसरा, एक -6 कूलम कह दिया, एक -5 कूलम कह दिया। तीसरा, एक 8 कूलम कह दिया और एक 2 कूलम कह दिया। तो बताइए पहला क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन? बहुत सिंपल, एक प्लस और एक माइनस तो अट्रैक्शन हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, दोनों माइनस, ये रिपल्सन हो जाएगा। और तीसरा क्या होगा, तो ये तो एग्जाम में नहीं देगा। एग्जाम में क्या देगा, अब ये देखिए, एग्जाम में ये देता है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 Q2 लेस देन 0 एंड Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। यही 3 पॉसिबिलिटी है और यही सवाल एग्जाम में देगा। तो बताओ अब, पहला अट्रैक्शन या रिपल्स? और दूसरा और तीसरा? चलो सीखो ध्यान से, समझो जो बताना चाह रहे, इत्मीनान से देखोगे, बहुत आराम से। Q1 अब बीच में मल्टीप्लाई छिपा होता है, नहीं दिया है, अंडरस्टूड है। तो Q1 इंटू Q2 कर रहे हैं तो आंसर 0 से बड़ा आ रहा है। आपको पहले सवाल पढ़ने आना चाहिए, आपको देख के लगना चाहिए कौन सा कलर है, ब्लैक। उसी तरह ये देख के पहले समझना है सवाल क्या है, जवाब तो बाद में। तो सवाल है, ये दोनों चार्ज को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 से और 0 से बड़ा, आप ही बताओ पॉजिटिव वैल्यू होता है या निगेटिव? 0 से बड़ा कौन होता है? कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गया कि मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। अब तुम इसके बाद सोचो, पॉजिटिव आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई होने के बाद। अगर हम दोनों को निगेटिव मान ले तो बताओ, निगेटिव अगर दोनों को मान ले तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव आ गया, मतलब ये जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर दिया। चलो दोनों को पॉजिटिव मान लो तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव फिर पॉजिटिव आ गया।
कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। चलो एक काम करो, Q1 को मान लो माइनस और Q2 को मान लो प्लस, तो Q1 इंटू Q2 माइनस, और चाहिए क्या, इसका मतलब है कि Q1 इंटू Q2 एक प्लस और दूसरा माइनस पॉसिबल, क्योंकि अगर हम एक को प्लस मान ले और एक को माइनस मान ले तो आंसर माइनस आ जा रहा है, जबकि चाहिए मेरे को प्लस। प्लस ही 0 से बड़ा होता है। चलो अगर हम इसको मान ले माइनस और इसको मान ले प्लस, तो फिर प्लस इंटू माइनस, मतलब एक बात कंफर्म हो गया, या तो दोनों चार्ज माइनस होगा। अगर कोई एक को माइनस मान ले रहे हैं तो कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ये कितने लोगों को नहीं दिखा, नहीं दिखा जो हम बोला, सबको दिख गया, समझ में आया? तो दोनों को माइनस मान लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों को प्लस मान लेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस। लेकिन एक को अगर प्लस माने और दूसरे को तो माइनस ना आ जा रहा, चाहिए कौन, मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि या तो दोनों चार्ज प्लस होगा या तो दोनों चार्ज माइनस होगा। और अगर दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो ये कैसा फोर्स होता है, मतलब ये रिपल्सिव फोर्स आंसर होगा। आपसे एग्जाम में इतना रीजनिंग नहीं पूछेगा, तो हम आपको डिटेल दे दिया। रिपल्सिव होगा, एग्जाम में बस लिख देना रिपल्सिव। अब चलो इसको आते हैं, Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, मतलब 0 छोटा है कि 0 बड़ा है, 0 छोटा है कि 0 बड़ा है, और 0 बड़ा किसी निगेटिव वैल्यू से होता है। अगर कोई निगेटिव वैल्यू आ रहा है तभी ना 0 उससे बड़ा होगा। अब तुम सोचो ये निगेटिव कब आ सकता है, अगर हम दोनों को प्लस ले लें तो क्या 2 प्लस का मल्टीप्लाई निगेटिव होता है, मतलब दोनों प्लस तो नहीं हो सकता है। अगर हम दोनों को माइनस ले लें तो क्या 2 माइनस का मल्टीप्लाई निगेटिव हो सकता है, मतलब ये माइनस भी दोनों नहीं हो सकता है। चलो Q1 को ले लो माइनस और Q2 को ले लो, तो माइनस इंटू प्लस काम बन गया मेरा, या इसी को ले लो प्लस और इसको ले लो माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, मतलब एक बात कंफर्म है, माइनस तभी आएगा जब दोनों में से कोई एक चार्ज माइनस होगा और एक चार्ज प्लस होगा। और ये किसका आंसर हो गया, तो अट्रैक्शन का हो गया। तो बोलोगे एग्जाम में ये नहीं दिया रहेगा Q1 प्लस है Q2 प्लस माइनस, ऐसा बच्चा टाइप थोड़ी देगा कि प्लस माइनस लगा देगा। ये आपको कंडीशन देख के समझना है, और ये भी कौन सा भारी चीज है। आप देख रहे हो कि 0 बड़ा है, 0 बड़ा तभी होगा जब इधर माइनस होगा, और माइनस तभी हो सकता है जब एक चार्ज प्लस हो और दूसरा चार्ज, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, एंड माइनस इज लेस देन 0, और ये अट्रैक्टिव कंडीशन होगी। अब अगला में आते हैं, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0। अब बताओ दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है, तो ये 0 तभी पॉसिबल है जब एक चार्ज प्लस में हो, मतलब एक अगर प्लस 6 कूलम हो तो दूसरा, क्या कभी 2 माइनस मिलके 0 हो सकता है, क्या कभी 2 प्लस मिलके 0 हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है जब एक चार्ज प्लस हो और दूसरा चार्ज, एक तो वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है कि दोनों का वैल्यू भी सेम। एक अगर प्लस 10 हो और दूसरा माइनस 6 हो तो क्या 0 हो जाएगा, एक अगर प्लस 10 हो तो दूसरा क्या हो, तब कितना हो जाएगा। तब बताइए अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये भी अट्रैक्शन होगी। तो एग्जाम में अगर ये तीन में से कोई भी एक सवाल देगा तो कर दोगे ऑब्जेक्टिव, सोच के करना है। क्लियर है यहां तक, उतारिए।
चलो यहां ध्यान दोगे, ये 2 कूलम है और ये -6 कूलम है। ये 2 कूलम है और ये -60 कूलम है। बताओ ऊपर में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन? अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को खींचेगा। और बताओ नीचे में अट्रैक्शन या रिपल्सन? तो ऊपर भी अट्रैक्शन हो रहा है और नीचे भी अट्रैक्शन हो रहा है। ज्यादा कहां हो रहा है? तो ज्यादा हो रहा है नीचे, क्योंकि नीचे में चार्ज का वैल्यू क्या है? ज्यादा। ज्यादा चार्ज होगा तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। जैसे बताओ ये पेन भारी है या बेंच भारी है? हम बोलेंगे कितना भारी है, तो बोलोगे तराजू लाके तौलेंगे, तराजू से तौलेंगे। मान लो पेन तराजू से तौला आ गया 100 ग्राम, बेंच को तराजू पे तौला आ गया तुम्हारा 15 केजी, तो बोलेंगे ना कि कितना ज्यादा भारी है तुम्हारा बेंच। तो उसी तरह से हम बोलेंगे कितना फोर्स लग रहा है, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला होगा तब ना निकाल पाओगे। कोई फॉर्मूला होगा तब ना होगा कि ऊपर में लग रहा है 4 न्यूटन और नीचे में लग रहा है मान लो 400 न्यूटन, तो बोलोगे ना कि 100 गुना ज्यादा लग रहा है। लेकिन ये 4 या 400 आने के लिए कोई फॉर्मूला होगा तब तो। और इसी के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। तो तुमसे कोई बोलेगा कि कूलम्स लॉ क्यों पढ़ते हैं, तो जवाब देना है कूलम्स लॉ हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन का, या मान लो अगर ये प्लस होता तो रिपल्सन का कितना फोर्स लग रहा है, कितना 5, 10, 15, 20, 100, 1000, करोड़, लाख, कोई फॉर्मूला होगा तब ना वैल्यू निकल पाएगा। और उसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो टॉपिक का नाम दोगे कूलम्स लॉ। टॉपिक का नाम दोगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ। लिखिएगा, हम लोग यह कानून हम लोग यह कानून इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन, अट्रैक्शन या रिपल्सन के फोर्स का मैग्नीट्यूड पता कर सकें। अट्रैक्शन या रिपल्सन के फोर्स का मैग्नीट्यूड पता कर सके। अट्रैक्शन या रिपल्सन के फोर्स का मैग्नीट्यूड पता कर सके। इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्सन के फोर्स का मैग्नीट्यूड पता कर सके कि कितना फोर्स लगेगा। अब देखो कूलम्स लॉ क्या कहता है। मान लो एक चार्ज है Q1, Q1 दिया हुआ है 4 कूलम, और दूसरा चार्ज है Q2, Q2 दिया हुआ है -6 कूलम, और दोनों के बीच में दूरी दिया हुआ है 3 मीटर, 3 मीटर। तो कूलम्स लॉ कहता है, हम नहीं कह रहे, कौन कहता है, कूलम्स लॉ कहता है। कूलम्स लॉ कहता है कि इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे। अब तुम थोड़ा सोचो तो एक चार्ज कितना कूलम है और दूसरा चार्ज, बताओ आंसर प्लस में आया या माइनस में? माइनस में आया, माइनस में आया। और हम बोल रहे हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का भी निगेटिव, इसलिए याद रखना कि चार्ज को मॉड में लेके चलना है। और यहां जो फोर्स भी है वो काची में है, वेक्टर का मॉड है। मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो बताओ या +6 चलोगे न्यूमेरिकल में लेगे कि -6? +6। एक बार एकदम क्लियर कर लिया हम लोग कि प्लस या माइनस तो देख के ही पता चल जाएगा कि अट्रैक्शन है कि कितना है। इसके लिए हम लोग माइनस प्लस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सबको प्लस लेके चलेंगे। तो पहला बात क्या कहा, हिंदी में क्या दिख रहा है, चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा, मतलब अगर 6 के जगह पे 60 रहे और ज्यादा अट्रैक्शन, 600 रहेगा तो 6000 रहेगा तो ज्यादा चार्ज होगा तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। आपको प्रूव नहीं करना ये लॉ, फिलहाल प्रूव नहीं करना है, ये लॉ है, सिद्धांत प्रूवे ने दिया हुआ है, लेकिन आप इसको महसूस कर सकते हैं। आप सोचो, रूखा बाल में कंघी से रगड़ो, रूखा बाल में कंघी को रगड़ो और छोटा छोटा कागज को फाड़ करके रख दो, कभी किए हो तो देखना कागज जा करके कंघी में सटेगा। या स्केल से रगड़ो रूखा बाल में, क्यों होगा इसका पूरा टॉपिक डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन करके एक टॉपिक है, पढ़ना है। स्केल या कंघी से रूखा बाल को रगड़ेंगे और छोटा छोटा कागज का टुकड़ा लाएंगे, चंबुक की तरह कागज सटेगा। अगर ज्यादा रगड़ेंगे तो ज्यादा कागज सटेगा। एक हुआ कि 2 बार रगड़ा लेगा तो देखना कम कागज सटेगा, क्योंकि चार्ज कम हुआ। और ज्यादा रगड़ेंगे तो चार्ज डेवलप ज्यादा होगा, तो वो कागज का संख्या भी क्या कटेगा, ज्यादा सटेगा। मतलब चार्ज अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात, अगर ये तुम्हारा रगड़ करके कागज को लाएं, दूर में ज्यादा सटेगा कि नजदीक में? मतलब डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स, ये लॉ बन गया उनका। तो पहला बात तो उन्होंने ये कहा कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट, जबान पे लैंग्वेज चढ़ाओ, प्रोडक्ट गुणनफल, किसका गुणनफल, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का। तो बताओ ये लाइन बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the magnitude of electrostatic force of attraction और रिपल्सन, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस। अरे जो लिखा है उसी को अंग्रेजी में लिख दिया कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, सीधा सीधा डिपेंड करेगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे। और दूसरा बात, अगर दोनों चार्ज के बीच का दूरी बढ़ेगा, दुगना होगा, तो देखा गया कि फोर्स 4 गुना घट गया। दोनों चार्ज के बीच का दूरी अगर तिगना कर देंगे तो देखा गया कि फोर्स 9 गुना घट गया। 4 गुना करने पे 16 गुना, 5 गुना करने पे ये पाया गया। मतलब 2 गुना करने पे कितना गुना, 3 गुना करने पे 4 गुना ज्यादा दूरी करने पे।
इसका मतलब दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। दोनों के बीच के दूरी के, तुम ही देख लो, अगर दुगना कर देंगे 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, तिगना कर देंगे 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9। तो कूलम्स लॉ में कहा गया कि जो फोर्स होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के। अब प्रोपोर्शनल का निशान को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट लगाया के के बारे में बहुत डिटेल स्टडी कराएंगे आपको हम जब 12th स्टार्ट करेंगे। तो कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, इसका भी अपना एक वैल्यू होता है। अभी मेरा मकसद आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे ले आना है, उसका न्यूमेरिकल करा देना है। 5 नंबर का डिराइवेशन आता है हर साल, उसको कवर अप करवा देना है। उस एक डिराइवेशन में मुझे वही 3-4 क्लास लग जाएगा, लगभग 8 घंटा का टाइम लगेगा, लेकिन वो 8 घंटा आपको कई डिराइवेशन में हेल्प करने लगेगा, याद रखिएगा, इसलिए क्लास एकदम मिस नहीं कीजिएगा। तो देखो प्रोपोर्शनल का निशान हटा के क्या लगा दिया, कांस्टेंट के, और नीचे में कौन बचा आर स्क्वायर, नीचे में आर स्क्वायर बचा, जहां के जो है ना के इज, कोई भी प्रोपोर्शनल के निशान को हटा के जब कांस्टेंट लगाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और यहां पर इस कांस्टेंट को बोला गया नोन एज कूलम्स कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यहां पर उसका नाम क्या दिया गया कूलम्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर दोनों चार्ज के बीच में हवा होगा तो के का वैल्यू अलग होगा, अगर दोनों चार्ज के बीच में पानी होगा तो के का वैल्यू, अगर दोनों चार्ज के बीच में शीशा होगा तो के का वैल्यू। तो पानी शीशा वाला बात सेकंड चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर में आपको एनसीईआरटी में सिर्फ किसका बात है एयर का, तो हम भी एयर का फिलहाल बात करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है के का वैल्यू, किस पे डिपेंड करता है, क्या बोला, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम बिटवीन चार्जेस, मीडियम बिटवीन दो चार्ज के बीच में मीडियम क्या है के का वैल्यू उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग मीडियम के लिए के का वैल्यू भी, अब पानी के लिए क्या होगा, शीशा के लिए क्या होगा, इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एयर के लिए लिख रहे हैं जो एनसीईआरटी में है, फॉर एयर, फॉर एयर एज मीडियम, अगर मीडियम एयर रहा तब के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। देखो अब ये यूनिट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, आपको यूनिट समझना चाहिए कैसे लिखा जाता है। और एक बार हम समझाते हैं, किसका यूनिट चाहिए, तो जो अननोन है उसको एक तरफ छोड़ दो, बाकी सब एक तरफ ले जाओ। तो तुम ही बताओ k इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, r इधर चला गया, f r स्क्वायर बाई q1 × q2। अब बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, r मतलब डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। चार्ज का यूनिट, चार्ज का यूनिट कूलम × कूलम, तो देखो यही यूनिट लिखा गया। तो यूनिट रटो नहीं, तरीका सोच लो कैसे निकाला जाता है, फिर अपने आप याद हो जाएगा। तो k का वैल्यू एयर के लिए कितना है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो लॉ को कंप्लीट करते, बताओ लॉ क्या बोला, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ के अनुसार द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहो या रिपल्सन कहो, कोई भी फोर्स हो, उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधा सीधा डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द चार्जेस एंड, दूरी पे भी डिपेंड कर रहा है, और दूरी पे डायरेक्टली है कि इनवर्सली है, इनवर्सली मतलब ये बढ़ेगा तो इसका वैल्यू
घटेगा उसको इनवर्सली कहते हैं। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, या स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस, स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। तो ये कूलम्स लॉ का डिफिनीशन हो गया जो आपको याद कर लेना है। मैं आपको बता दूं पूरे 12th में लगभग 20 से 22 लॉ है, और सारा लॉ हम एक जगह लिखे हुए हैं। जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे 15 चैप्टर 20 से 22 लॉ है। 20 से 22 इसलिए बोल रहे हैं कि एक दो लॉ हट गया है, लेकिन मान लो स्क्वायर कर ले तो 20 से 22 लॉ है, जिसमें एक लॉ उसमें से ये है कूलम्स लॉ, जो आपको याद होना चाहिए। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, रीडिंग कर लो और समझ के रीडिंग करना। रीडिंग अंग्रेजी का क्लास नहीं चल रहा है, फिजिक्स का क्लास चल रहा है, समझ के पढ़ना है। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, पहली बात है कूलम्स लॉ पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि क्या निकाल सके, फोर्स। अब तुम ही बताओ, हमको के का वैल्यू पता है, Q1 कितना लिख देंगे 4, Q2 कितना लिख देंगे +6 की -6, +6 लिखेंगे, और दूरी क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर। सॉल्व करके कुछ ना कुछ न्यूटन आ जाएगा ना, इसी के लिए पढ़ रहे कूलम्स लॉ, ताकि कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है ये हमको पता चल सके। और कूलम्स लॉ क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of the separation between both charges, या between them भी कर सकते हैं, between them, square of separation between them, या them में कौन आ गया, both charges, between them। क्लियर है यहां तक। प्रोपोर्शनल का निशान आता है, कांस्टेंट क्या लगाया के को क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम्स कांस्टेंट। ये कूलम्स कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द चार्जेस। अलग अलग मीडियम के लिए के का वैल्यू भी अलग अलग होगा। अगर मीडियम एयर हुआ तो इसका वैल्यू याद कर लो, अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम हुआ तो क्वेश्चन में वैल्यू देगा हम कराएंगे भी कैसे देता है। तो लिखिएगा इस बात को बोर्ड पे जो है। पहले डिफिनीशन लिख लो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, उसके बाद फिर फिगर उतार लो, और उसके बाद फिर जो लिखा हुआ है उसको लिखो।
अब आप फोर्स निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला तो है अपने पास। बताओ F इज इक्वल टू के की जगह पे क्या लिखे, 9 इंटू 10 का पावर 9। बताओ Q1 की जगह पे क्या लिखे, 4, और Q2 की जगह पे माइनस तो लेना नहीं है, और दूरी क्या है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना, 9 से 9 कट गया, 6 चौके 24 इंटू 10 का पावर, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, और ब्रैकेट में लिखा जाएगा अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्यों लिख रहे हैं ब्रैकेट में, क्योंकि एक प्लस है तो दूसरा, अगर बताओ तो ये प्लस 6 कूलम होता तो आंसर बड़ा आता या छोटा आता, अगर प्लस 6 कूलम होता तो आंसर क्या आता, सेम आता। खाली ब्रैकेट में अट्रैक्टिव के जगह पे क्या लिखा जाता है, रिपल्सिव, यही ना होता। वैल्यू तो सेम ही ले रहे हैं हम लोग, बना लीजिए। एनसीईआरटी का पहला सवाल लिखिएगा, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन। देयर आर two charges, there are two charges, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इतना एंड इतना कूलम, 2 इंटू 10 का पावर -7 कूलम एंड 3 इंटू 10 का पावर -7 कूलम, separated by distance, separated by distance 30 centimeter in air, separated by distance 30 centimeter in air, 30 centimeter in air. Calculate force between them. Calculate force between them. Calculate force between them. क्या लगता है, बना लोगे? चलो हम बना रहे हैं, ध्यान दोगे। लिखेंगे F इज इक्वल टू के Q1 का मॉड Q2 का मॉड बाई आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है 2 इंटू 10 का पावर -7 कूलम, और Q2 -7 कूलम, और डिस्टेंस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, 30 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना, 100 से डिवाइड कर दो। दिखा आप लोगों को, सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो किससे डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को यहाँ छोड़ दो तो 100 कहाँ चल जाएगा, नीचे। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1/100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में इतना, तो 30 सेंटीमीटर में 30 से मल्टी, तो 30/100 हो जाएगा। कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में करना तो याद रखना। चलो अब वैल्यू डालो, तो बोलेंगे F इज इक्वल टू के के जगह पे क्या, एयर है ना, तो 9 इंटू 10 का पावर 9। बताओ Q1 कितना, 2 इंटू 10 का पावर -7, Q2 कितना
3 इंटू 10 का पावर -7 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखेंगे, 2 बार मतलब क्या हो गया 30/100 इंटू 30/100। अब जो कटेगा काटो, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म। बताओ 3 तिहाई के 9, 9 से 9 भी खत्म। चलो क्या बचा यहां ऊपर में 3 दूनी 6। अब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो बताओ यहाँ 10 का पावर क्या है 9 और यहाँ -7 और यहाँ -7 और ये 2 तो 0 ऊपर चल जाएगा। अगर यहां से ऊपर जाता तब -2, लेकिन तो इसके भी नीचे है ना, ये तो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। और कितना 0 ऊपर जाएगा 2 और, तो 2 और जाएगा तो यहाँ +2 ऐड कर दो। क्या ये बात समझ में आए? तो बताओ F इज, अब देखो जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत है वो क्लास के बाद ही हमसे मिलेगा तुरंत कि जोड़ घटाओ कैसे हो रहा, नहीं बुझाया पहले अपने ट्राई करना, फिर क्लास के बाद हमसे मिलना। शुरू में 1-1.5 महीना में जो भी कैलकुलेशन है ठीक कर लो। ये पॉसिबल नहीं है कि साल भर हर बार जोड़ घटाओ आएगा और आपको सिखा पाएंगे, आप सीख पाओगे। आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, कम एंड मीट मी, ये कोई बहुत भारी बात नहीं है। जोड़ घटाओ आपको बता देंगे कैसे करना है, आपको समझ में आ जाएगा और आपको आता भी है, बस कॉन्फिडेंस का कमी होगा इसलिए नहीं आता है। ऐसा थोड़ी कि जोड़ घटाओ बिना पढ़े हुए 11th-12th में आ गए। 6, चलो प्लस को प्लस से जोड़ो, 9 और 2 क्या हो गया 11 और 7 और 7 14, तो 14 - 11 -3, इतना क्या न्यूटन। अब ब्रैकेट में क्या लिखाएगा, रिपल्सिव, दोनों प्लस चार्ज है ना, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 था, 1.1 एक्सरसाइज का बना। अब देख के छापने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बोर्ड पे बिना देखे हुए अपने से कैलकुलेशन करो तो फायदा है। कॉन्फिडेंस कम है तो फिर घर पे जाके करो कैलकुलेशन अपने से तो फायदा है। ये 2 सवाल होमवर्क में है एनसीईआरटी का, जो अगला क्लास आपको हम बता देंगे। कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है, चार्ज दे दिया है, फोर्स भी दे दिया, डिस्टेंस पूछा है एक में और एक में सेम चीज पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 12, ये 2 सवाल होमवर्क में आप लोग ट्राई करके आओगे एनसीईआरटी से। अगर बुक नहीं है तो मोबाइल पे भी मिल जाएगा, मोबाइल पे भी लिखोगे गूगल पे जाकर के 12 का एनसीईआरटी चैप्टर 1, या प्ले स्टोर पे एनसीईआरटी बुक का पूरा एक जगह रहता है एनसीईआरटी बुक नाम से, पूरा एनसीईआरटी बुक उसमें डाला हुआ है, आप वहां से भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन का दिक्कत नहीं है, जहां से चाहोगे वहां से क्वेश्चन निकल जाएगा। तो बताओ हम जो फोर्स निकाला वो कितना चार्ज के बीच में निकाला, और मेरा मकसद है आपको 3-4 चार्ज के बीच में फोर्स निकालना सिखाना, ठीक है। इसीलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट किया कि उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि 3-4 चार्ज के बीच में फोर्स कैसे निकलेगा। आइए सीखते हैं। तो सीखते हैं तो ये नहीं कि आज सिखा देंगे हो जाएगा एकदम क्लियर, आज सीखोगे समझ में आएगा। और मेन खोजता है फिर प्रैक्टिस, और वो अगला 3-4 क्लास फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपको किरचॉफ लॉ, तो हमको लगता है सबको मोरलेस आ गया ना, किरचॉफ लॉ पढ़े ना, वोल्टेज खोजना है, करंट के डायरेक्शन में प्लस आई आर लेंगे, बैटरी का पॉजिटिव टकराएगा पॉजिटिव, निगेटिव टकराएगा निगेटिव, 2 लूप बनाएंगे, 2 इक्वेशन तैयार करेंगे, I1 I2 का वैल्यू निकालेंगे, सब सीख चुके हैं, उसको बार-बार प्रैक्टिस करना। अब चलिए देखिए यहां ध्यान से, आइए समझिएगा।
ये 4 माइक्रो कूलम है, ये 2 माइक्रो कूलम है, ये -3 माइक्रो कूलम है। ए बी सी, ये 10 सेंटीमीटर मान लो और ये भी 10 सेंटीमीटर मान लो। चलो, कितना चार्ज आप लोगों को दिख रहा है? 3 चार्ज। हम बोलेंगे फोर्स निकालो। एक बात बताओ, अगर आप लोगों को 2 चार्ज दिखता, अब कितना लोग फोर्स निकाल लोगे? Q1 पता, Q2 कितना है? Q2 है -3, और ये माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6। जो नहीं जानते हो आज से जान लो, ऐसा कहीं लिखा हुआ मिला, इसको माइक्रो कहते हैं, और इसका मतलब होता है -6 और कुछ नहीं। तो एक चार्ज ये हो गया -3 इंटू 10 का पावर -6, और एक चार्ज ये हो गया। तो अगर 2 चार्ज होता तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं था, निकल जाता। लेकिन आपको हम साथ में एक और चार्ज यहां पे डाल दिया, 2 माइक्रो कूलम का, और अब बोलेंगे फोर्स निकालो। तो ऐसा सवाल कभी एग्जाम में नहीं देगा, ये गलत सवाल है। बल्कि सवाल ये देगा कि फोर्स निकालो बी पर, या फोर्स निकालो ए पर, या फोर्स निकालो सी पर, मतलब मेंशन कर देगा। 2 चार्ज देगा तो बोलेगा बस फोर्स निकालो। लेकिन अगर मोर देन 2 चार्ज दे, 3, 4, 5, 10, 100 जितना भी दे, तो फिर आपको बोलेगा कि किस पर फोर्स निकालो। समझ में आया? तो चलो हम इस एक सवाल को 3 बार बनाएंगे। एक बार ए पे फोर्स निकालेंगे, समझ में आया? इसमें 3 एग्जाम में कोई एक ही देगा, किसी एक पे फोर्स निकालो। और ये सवाल एग्जाम में देता है कितना नंबर में? 5 नंबर में देता है। एकदम सेम नहीं रहता है, बस ये जो हम वैल्यू लिख दिया, ये वैल्यू ना लिख करके ऐसे देता है -q +q -q, ऐसे q के टर्म में देता है। अब बोलता है डिराइवेशन है, डिराइवेशन है। तो चलो आओ बनाते हैं। पहले नंबर डाल के सीख जाओगे, तब ये +q -q समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, और ये अगर दिया एग्जाम में तो ये 3 नंबर में देता है, और यही अगर q के टर्म में दिया तो फिर 5 नंबर में देता है। आओ, सवाल है मेरा, फोर्स निकालो ए पर। कहा निकालो? ए पर। सुन लिया सवाल क्या? पहले फोर्स निकालो ए पर। तो सबसे पहले फोटो बना लो, सबसे पहले फोटो बना लो। यहां ए हो गया, यहां बी हो गया, यहां सी हो गया। कौन? हाँ सुनो जी, जी हाँ आ सकते हैं, आ जाइए। हाँ अभी भी आ सकते हैं, आधे घंटे बाद आइए। जी जी जी, ठीक, जी बिल्कुल। चलो देखो यहां ध्यान से। तो मान लो किसी पॉइंट पर फोर्स निकालना, ए पर हम बोल दिए ना, चलो ए पर निकालना है। तो सबसे पहले ये सोचो कि ए पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? कौन कौन लगाएगा? बी और सी। देखो लगा तो ए भी रहा होगा, ए वाला भी बी को खींचेगा, माइनस ना है, और ए वाला सी को भी खींचेगा। लेकिन ए लगा रहा है, ई नहीं निकालना है। ए पे लग रहा है, ई निकालना है। तो जिस पे लग रहा है पूछेगा ना, तो समझो कि वो मुर्दा हो गया, मर गया। उस पर सिर्फ फोर्स वो लगाएगा। क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होता है, सर ये बी वाला ए को खींचेगा तो फिर ए वाला भी तो बी को खींचेगा। हम क्लियर तो कर दे रहे पैरालाइन में कि ए पर अगर बोल दिया कि निकालना है, तो ए पर ए वाला कुछ नहीं करेगा, जो करना होगा ये लोग करेगा, बी वाला और सी वाला। सी पे माइनस ना है, तो तुम बताओ बी वाला क्या करेगा? ए को
खींचेगा या धक्का देगा? आराम से सोच के अपना अपना बताओ। कितने लोगों को लगता है खींचेगा? कौन खींचेगा? बी। किसको? अच्छा, बी और सी को भी देखेंगे? नहीं, बी भी किस पे लगाएगा? सी भी किस पे लगाएगा? बी और सी के बीच में लग रहा होगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल में जब बोल दिया कि ए पे निकालना है तो कितना भी चार्ज दे दे, सब कोई मिलके किस पे लगाएगा? बताओ, सी और ए के बीच में कौन आ रहा है? कोई मतलब? एक बार में सिर्फ दो ही को देखना है, एक बार में सिर्फ दो को देखना है। तो बताओ, बी वाला किस पे फोर्स लगाएगा? सी वाला? निकालना किस पर है? अच्छा, ए वाला किस पे लगाएगा? एकदम क्लियर हो, किसी पे नहीं। अब डायरेक्शन डिसाइड करो। पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या बोला मैंने? पहला स्टेप बोर्ड पे लिखा कुछ मैंने? नहीं, पहला स्टेप यहां तुमने अपने आप को क्लियर कर लिया कि क्वेश्चन में बोला है निकालना है किस पे है, तो निकालना किस पर है? ए पर है। उसके बाद तुमने सोच लिया कि ए पे कौन कौन लगाएगा, बी वाला लगाएगा, और अब इसके बाद का स्टेप है डायरेक्शन डिसाइड करो। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन डिसाइड करो? किसका? फोर्स का। किसका? क्या कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक, अगर स्केलर होता तब कोई टेंशन ही नहीं था। मान लो ये लगाता 10 न्यूटन, ये लगाता 15 न्यूटन, तो बोलते 25 न्यूटन, स्केलर होता था। लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, थोड़ा मेहनत कराएगा। चलो, बी वाला किस पे फोर्स लगाएगा? चलो, बी वाला ए को खींचेगा या धक्का देगा? तुम लोग हाथ से बताओ किधर, डायरेक्शन इधर दे या उधर दे? किधर? पक्का हो? बोलेंगे यार सर, हाथ रखेंगे बी पर और हम किसको खींच रहे हैं? खींचो ऐसे। जैसे बहुत लोग डायरेक्शन में कंफ्यूज होता है, इसे काहे करेंगे, उसे काहे नहीं करेंगे। अरे यहाँ पे काची है, तो ये प्लस वाला माइनस को क्या करेगा? और तुम बी हो तुम, और तुम ए को खींचोगे तो इधर ना खींचोगे, इसको खींचना बोलते हैं ना। इसका मतलब है कि बताओ, ए पर फोर्स का डायरेक्शन बी के द्वारा इधर होगा, एरो का मुंह। तो बताइए फोर्स किस पे लगा? ये फोर्स किस पर लगा? ए पर। जितना बोलेंगे उतना ही का जवाब देना। फोर्स किस पर लगा? जिस पर लगा उसको लिखते हैं पहले, और कौन लगाया उसको लिखते हैं बाद में। ये लिखने का तरीका है। एफ ए बी का मतलब हुआ ए पर फोर्स बी के कारण। अगर यही एफ बी ए लिखते हैं, लैंग्वेज सीखो एनसीईआरटी का। ऐसे आगे जब पढ़ाएंगे तुमको और प्रैक्टिस करा देंगे, हम ये सब टेंशन नहीं लेंगे, हम सीधे लिख देंगे F1 F2, कोई दिक्कत नहीं है। नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, उसको कवर अप करो। एफ ए बी मतलब हुआ ए पर फोर्स बी के कारण। चलो अब ये बताओ, सी वाला भी ए पे लगाएगा? अच्छा, सी और ए को देख रहे हो तो बीच में बी को भी देख रहे हो क्या? नहीं। अब ये बताओ, सी वाला ए पर फोर्स किधर लगाएगा, उधर या इधर? तो तुम सोचो इत्मीनान से, तुम चल जाओ सी पर, चले गए सी पर, और सी पे काची है और ए पे काची है। अब तुम बताओ, सी हो तुम, तो तुम उसको बुलाओगे कि उसको भगाओगे? कितने लोगों को लगता है भगाओगे? क्योंकि माइनस को, अब कंफ्यूज क्या नहीं होना है कि सर ये भी तो भगावेगा, ये कुछ करेगा नहीं, मर चुका है, मरा हुआ है, ए पे निकालना है। एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ लोग सोचता है ये भी तो भगाएगा इधर, और ये क्लियर कर चुके शुरुआत में ही हम, जिस पे निकालना कुछ नहीं करेगा। जो करेगा बी करेगा, सी करेगा, आगे और भी चार्ज हुआ तो वो सब करेगा। अभी दो ही चार्ज का बता रहे हैं, अगला बार में आपको 5-6 चार्ज देंगे, सब बन जाएगा। तो बताओ, सी वाला क्या करेगा? ए को बुलाएगा कि भगाएगा? बताओ, हाथ किधर है? हाथ किधर जा रहा है? उधर, उधर जा रहा है ना। भगाना उसी को ना बोलते हैं। सी वाला बोल रहा है ए को भाग, कि बोल रहा है भाग, नहीं तो बुलाना ना हो गया। तो कुछ लोग बोलता है भाग, ऐसे से इधर इधर बनाया था एरो, तो गलती हो जाएगा। तो सी वाला ए को क्या कर रहा है? भगा रहा है, तो इधर भगा रहा है।
और ये एक सवाल में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मान के चलो कि जब 4-5 सवाल कर लेंगे तो छठा सवाल फिर आपको आसान लगेगा। पहला सवाल में डरने उड़ने का कोई जरूरत नहीं कि हम कैसे समझेंगे, कैसे याद करेंगे, तो पहला सवाल है। पहले ही बोला कि जिस पल डर गया खत्म हो जाएगा उसी पल। सुने होगे जो डर गया वो मर गया, सुने हो? यस। ए पर किसके कारण? तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड कर लिया? डायरेक्शन। डायरेक्शन डिसाइड हो गई, बी वाला ए को खींचेगा और सी वाला ए को धक्का देगा। ये हुआ स्टेप नंबर 1 या 2 जो बोलो। पहला स्टेप तो दिमाग में सोचा था, सेकंड स्टेप बोर्ड पे लिखा, थर्ड स्टेप पे आते हैं। अब कूलम्स लॉ लगाओ। क्या लगाओ? एक बार कूलम्स लॉ लगा के इन दोनों के बीच का फोर्स पता कर लो, और एक बार कूलम्स लॉ लगा के इन दोनों के बीच का फोर्स पता कर लो। मतलब कूलम्स लॉ कितनी बार लगाना है? 2 बार लगाना है। समझ में आया? तो चलो पहले निकालते हैं ए और बी के बीच का फोर्स। पहले कोई भी तुम निकाल सकते हो। तो चलो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ये फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट बी। ए पर बी के कारण, ए पर बी के कारण। तो ए पर बी के कारण इसको क्या लिखे हुए हैं? ए पर बी के कारण। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? के ए पर चार्ज, बी पर चार्ज और ए से बी के बीच के दूरी का स्क्वायर। और तुम बताओ डायरेक्शन किधर है? बी से ए है कि ए से बी है? दिख गया? तो डायरेक्शन देंगे अलोंग ए टू बी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे मॉड नहीं ना डाला है, वेक्टर लिखा है ना। वेक्टर में ये मैग्नीट्यूड भी होगा और ये तो दोनों लिखा गया वेक्टर फॉर्म। समझ में आया? मैग्नीट्यूड भी, और मैग्नीट्यूड तो हम लोग कूलम्स लॉ से लिख दिया और डायरेक्शन तो फिगर देख के लिख दिया। क्या ये सॉल्व कर सकते हो? तो ये आपको अब आना चाहिए। आज तो मैं कर रहा हूं, लेकिन अगला दिन से आप लोग फटफट अपने से कैलकुलेशन करोगे। तो बताओ एफ ए बी के जगह पे 9 × 10 का पावर 9। Q1 कितना है? QA कितना है? ए पर चार्ज माइनस लेके चलेंगे क्या? नहीं, पहले ही क्लियर कर चुके हैं हम लोग। मॉड में लेके चलते हैं, मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं। माइक्रो मतलब इतना। दूसरा चार्ज क्या है? 2 × 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। और किस में कन्वर्ट किया और कितना से बार करेंगे? 2 बार। उम्मीद है समझे हो गए। चलो कैलकुलेशन करो। तो ये 2 0 खत्म, ऊपर आ जाओ। 4 9 36 दूनी 72 72 मल्टीप्लाई किया नंबर को नंबर से, 9 × 4 × 2। क्लियर है? और चलो 10 का पावर करो। 10 का पावर 9 -6 और ये 2 0 ऊपर जाएगा +2। और डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हो। किधर है डायरेक्शन? हाथ से बताओ। और जान लो कि इधर के डायरेक्शन को आई कैप बोलते हैं। जो नहीं जानते हो जानो, वेक्टर का रूल है कि x पॉजिटिव x में कोई डायरेक्शन होता है ना, तो इसका नाम आई कैप, और इधर होता है तो माइनस आई कैप। सुनाई दिया? इधर है आई कैप, उधर है माइनस आई कैप। तो हम ए टू बी ना लिख करके ए टू बी भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे आई कैप लिख दिया, जगह कम था आई कैप लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 72 × 10 का पावर 9 और 2 11 और 6 और 6 12 10 का पावर -1। कितने लोग समझे? -1। जब -1 आएगा तो उसको लेकर चल जाओ नीचे, तो 72 और नीचे जाएगा तो +1 हो गया। और बताओ ये 72/10 7.2 लिख दें न्यूटन आई कैप। कितने लोग समझे? यहां तक कुछ समझ में आया? कैलकुलेशन है 7.2 न्यूटन आई कैप। अब निकालो फोर्स ए पर किसके कारण? सी के कारण। तो हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे, आप लोग लिखोगे, लेकिन क्या लिखेंगे तुम लोग बोलो?
फोर्स ऑन चार्ज एट ए ड्यू टू चार्ज एट सी, ए पर सी के कारण, ए पर सी के कारण। चलो कितना हो जाएगा ये, ए पर सी के कारण, फॉर्मूला के ए पर चार्ज, सी पर चार्ज, ए और सी के बीच के दूरी का स्क्वायर, और डायरेक्शन या तो लिख दो अलोंग सी टू ए, या उधर है तो क्या लिख देंगे, माइनस आई के, बोथ आर करेक्ट, या अलोंग सी टू ए भी लिख सकते हैं, सी से ए जा रहा है, अलोंग सी टू ए या माइनस आई कैप। समझ में आया यहां तक? चलो सॉल्व किया जाए, के जगह पे 9 इंटू 10 का पावर 9, क्यूए के जगह पे 4 इंटू 10 का पावर -6, और क्यूबी के जगह पे 3 इंटू 10 का पावर -6, और दोनों के बीच का दूरी अरे 1/5 CS ना बोलो ना यार, 20/100, कितने लोगों को दिखा 20/100? अरे ए और सी के बीच का दूरी 10 नहीं ना है, ए और सी के बीच का दूरी 20 ना हो गया, तो आपको ध्यान देना है दूरी कितना है, 20/100 इंटू 20/100 दिखा होगा आप लोगों को। तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, 2 दूनी 4 से 4 भी खत्म, 9 तिहाई 27, कितने लोगों को दिखा 9 तिहाई 27? अच्छा बाकी का जो भी पावर है वो ऊपर की तरह है, तो -1 फिर आएगा, करके देख लेना, तो बताओ ये 2.7 हो जाएगा, करके देख लेना, जिसको लगता कहां से आया कैलकुलेशन करके देख लेना, नहीं आएगा तो फिर हमसे आकर के मिलना। 2.7 कौन कैप, तो बताओ ए पर कितना फोर्स लग रहा है, ए पर कितना फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स लग रहा है, कितने लोगों को दिखा 2 फोर्स लग रहा है ए पर, एक फोर्स लगा रहा है बी वाला किधर खींच रहा है हाथ से बताओ, और सी वाला, अच्छा खींचने वाले का ताकत ज्यादा है कि धक्का देने वाले का, तो बोलेंगे सर खींचने वाला 7.2 है और धक्का देने वाला, बताओ वो खिंचा जाएगा या धक्का खा जाएगा, हाथ खड़ा करो कितने लोग समझे। तो किधर जाएगा डिपेंड करता है बड़ा फोर्स कौन है। अगर मान लो ये 3 के जगह पे हम ये 30 लिखते तो हो सकता है ये वाला वैल्यू बड़ा आ जाता, तब धक्का भी खा सकता था। समझ में आया? वो तो बनाने के बाद पता चलेगा। खैर अभी ये आंसर नहीं आया है, अभी अलग अलग फोर्स निकाला। अभी क्या निकाला है? अगर स्केलर होता ना, क्या बोला हम, तो हम कुछ नहीं 7.2 और 2.7 को जोड़ देते। मान लो ये आता 10 या आता 15 तो 25 हो जाता है आंसर, लेकिन ये स्केलर नहीं। और वेक्टर को जोड़ना है तो उसके लिए एक रूल है, और उस रूल का नाम सुनो ध्यान से। इसको जोड़ना है ना, किसको जोड़ना है? फोर्स को। किसको जोड़ना है? ताकि टोटल फोर्स निकल सके। और इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। एक नाम लिया, क्या नाम लिया? बोलो प्रिंसिपल मतलब कानून हुआ। बोलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस कहता है कि किसी चार्ज पर अगर टोटल फोर्स निकालना है तो अलग अलग फोर्स निकाल के उनका वेक्टर सम कर दे। मतलब ए पर बी के कारण निकाल लिया और ए पर, अब इन दोनों को कौन सम कर दे? वेक्टर सम। मतलब मैग्नीट्यूड भी जोड़े और डायरेक्शन भी। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और कुछ नहीं है। तो बोलेंगे सर इसमें कहां कुछ था? हाँ सही बात, कुछ नहीं था। अरे टोटल निकालने के लिए तुम जोड़ते ना, बस इस जोड़ने के कानून का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कुछ अलग से उसका थ्योरी है, कुछ नहीं, बस इस जोड़ना। हम बोले किस किस लॉ के अनुसार जोड़े, तो उस लॉ का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हालांकि हम लोग बिना लॉ पढ़े भी जान रहे थे कि टोटल निकालना है तो अब किसको जोड़ना है? इंडिविजुअल को।
इंडिविजुअल मतलब अलग अलग। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम का सवाल है, अगर हम 2 माइक्रोकूलम को हटा दें तो ए और सी के बीच का फोर्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा? अगर 2 माइक्रोकूलम को हटा दें तो ए और सी के बीच का फोर्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे बढ़ जाएगा घट जाएगा करते हो? हम ए और सी के बीच जब फोर्स निकाला है तो उसमें कहीं भी बी का रोल है? हम टोटल थोड़ी पूछ रहे हैं। हम अगर बोलेंगे बी को हटा दे टोटल पे क्या असर पड़ेगा, तो पड़ेगा असर, जो भी पड़ेगा पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हटा दे इन दोनों के बीच का फोर्स पे तो कोई असर। तो एनसीईआरटी में लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, बोल्ड लेटर में मोटा मोटा लेटर में लिखा हुआ है कि 2 चार्ज के बीच का फोर्स तीसरे चार्ज के मौजूदगी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में क्या बोला? द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, the force between the two charges is independent of the presence of the third charge। मतलब 2 चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज के मौजूदगी से कोई लेना देना, टोटल पे फर्क पड़ेगा, फोर्स फर्क पड़ेगा, लेकिन 2 चार्ज के बीच का फोर्स में 2 ही चार्ज का बात होगा, तीसरे का कोई लेना देना नहीं है। तो अब बताओ इनको जोड़ना है, तो बोलेंगे ठीक है जोड़ना है। कितना आया ये 7.2 आई कैप प्लस 2.7 डायरेक्शन समेत ना जोड़ना है, दिखा आप लोगों को? तो बताओ नेट फोर्स क्या हो जाएगा? तो नेट फोर्स आई कैप कॉमन निकाल लो, नहीं दिखा? आई कैप क्या निकाल लिया? कॉमन। बताओ ब्रैकेट में जो दिख रहा है वो बोलो। 7.2 और ये बचा माइनस इंटू प्लस माइनस 2 पॉइंट। कितने लोग समझे? अगर स्केलर होता तो कभी माइनस आता नहीं, वेक्टर है तो माइनस लेके चलेंगे। तो बताओ 7.2 में 2.7 घटाओ, चलिए से बोलो 12 5 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 हो जाएगा तुम्हारा। कितना है तुम्हारा? 4.5 और ये कौन क्या है? न्यूटन। आंसर 3 नंबर मिल गया। मतलब इतना अगर बना दिए, बनाने आ गया तो 3 नंबर आपको मिल गया। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, समझ में आया? और यही अगर नंबर नहीं दे करके एबीसी के टर्म में देगा तो 5 नंबर का है जो हम लोग करेंगे। तो कितने लोग को लगता है कि आप बी पर फोर्स निकाल सकते हो? बी पे निकाल लोगे? बी पे निकाल लोगे? तो बी पर फोर्स कैसे निकलेगा, कौन कौन लगाएगा? बताओ ए वाला बी पर किधर फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन बताओ। ए वाला बी पर किधर फोर्स लगाएगा? इधर लगाएगा। तुम अपना हाथ किस पे रखो और किसको देखो, और तुम सोचो कि बी को बुलाना है कि भगाना है। देखो अगर हाथ रख रख के नहीं ना खेलोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हाथ रख रख के प्रैक्टिस करो। निकालना किस पर है? बी पर। तो हाथ किस पे रखा? ए पर। अब ए पे है माइनस और बी पे है, तो माइनस वाला प्लस को इधर फोर्स होगी। चलो अब बी पर सी भी लगाएगा, तो सी वाला क्या करेगा? बी को वो भी बुलाएगा। तो इस पर एक इधर फोर्स लगेगा और एक इधर लगेगा, और फिर फोर्स का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर जोड़ देंगे, आंसर चला आएगा। समझ में कुछ आया? उतारो पहले इसको, क्वेश्चन लिख लोगे। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए। इन द गिवन फिगर कैलकुलेट फोर्स ऑन charge at A। In the given figure, calculate force on charge at A। On charge at A बना लो। ये बना लो, फिर एक होमवर्क देना है वो घर से करके आओगे। इसके बाद आप लोगों को सुनाना है, सुनाते जाओ, घर जाते जाओ।
इधर तो आप लोग लिख लिए होंगे। हम इस क्वेश्चन को सिर्फ समझाएंगे, बताएंगे, आप लोग घर से कैलकुलेशन करके आओगे। कोई भी बैच रहोगे इसी सवाल से स्टार्ट करेंगे, हम बनाएंगे क्लास में, लेकिन आप घर से ट्राई करके आओगे। सब कुछ अभी हम बता दें, खाली घर से आपको कैलकुलेशन करके आना है, आपका वो कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पे तुम लोग लिखा है ना, हाँ यहाँ पे वेब मत बना देना, लिखना जैसे ऊपर लिखा है। इसके ऊपर जो है, हाँ वो हम कर दे रहे हैं, ये लोग लिख लेते हैं। लिख लिए आप लोग? लिखो लिखो लिखो। अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। चैनल पे इसका हम वीडियो आज डाल देंगे, तो जिसको घर पे देखना हो, कुछ छूटा उटा होगा, रिवाइज करना होगा तो कर लेना। अभी शुरू का वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे जो चैनल बना हुआ, जिसके पास चैनल का लिंक नहीं है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, लिंक भेज देंगे। चलो यहाँ ध्यान दोगे, ये आप लोग घर से करके आओगे।
क्वेश्चन लिखो, इन द गिवन फिगर कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज एट, पहला में ए, दूसरा में बी, तीसरा में सी, चौथा में डी, पांचवा में ई। मतलब कम से कम आपको हम 1-2 घंटा का काम दे दे रहे हैं, उससे ज्यादा का होमवर्क। एक हम बनाएंगे, बाकी अपने से बना के आओगे। कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए बी सी डी ई। चलो आओ बता, हम किस पे निकालें? हाँ, जो बीच का दिखता है वही बोल दो, ठीक है। चलो सी पे हम निकाल रहे हैं। यहाँ ध्यान दो, आराम से ध्यान दो। हम क्या बोला, एक सवाल सीखो, 5 सवाल फिर घर पे होमवर्क है आपका, अच्छे से सीख के जाओ। सी पे कैसे निकालेंगे ध्यान दोगे, और साथ में बनाएंगे, हम नहीं सिर्फ बनाएंगे, हम बता चुके, अब आपको साथ में बनाना है मेरे। सबसे पहले ये सोचो, फोर्स निकालना किस पर है? सी पर। सबसे पहले ये क्लियर कर देंगे, सी पर निकालना है, इसका मतलब सी जिंदा है कि सी मर गया? सी मर गया। उस पर केवल फोर्स लगेगा, वो लगाने वाला, उस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? ए लगाएगा, बी लगाएगा, डी लगाएगा, ई लगाएगा। ये पहले क्लियर कर लेना है, करना क्या चाहते हैं। न्यूमेरिकल अगर बनाना है तो पहले आपको ये क्लियरिटी होना चाहिए करना क्या है, तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो चलो, ए वाला सी को क्या करेगा, बुलाएगा या भगाएगा? तो अपना हाथ तुम कहां रखोगे? ए पर। ए पे रखेंगे हाथ। चलो, ए पर काची है प्लस, और सी पर। अब ए पे हाथ रखो और सी को देख रहे हो कि बी को देख रहे हो? जब भी देखोगे कहीं पे भी हाथ रख के सी को। अब बताइए, प्लस वाला उस माइनस को क्या करेगा, बुलाएगा या भगाएगा? तो बुलाने का मतलब किधर? इधर। यहां से बुला रहा है, वही अगर बोलेंगे इधर से बुलाएगा तो इधर हो जाएगा। तो रख के ना पता चला है किधर लग रहा है तुम्हारा। तो ए वाला सी को बुलाएगा, इधर हुआ, तो इसका मतलब हुआ फोर्स का मुंह इधर। बताइए किस पर फोर्स लगा? सी पर। कौन लगाया? तो एफ सी ए लिख दिया। देखो तुम यहां पर भी उसको लिख सकते हो एफ सी ए, मतलब ये दिक्कत नहीं है कि कहां पे लिखना एफ सी ए, इधर होना चाहिए। जगह यह सब जगह ना मिले तो इधर भी लिख सकते हैं एफ सी ए, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन खाली सही होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर को हम कहीं भी रख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन खाली सेम होना चाहिए। तो आप जहां पे जगह मिले वहां पे एफ सी ए लिख सकते हो। तो चलो एफ सी ए लिख दिया हम। अब बताओ सी पर और कौन लगाएगा? बोलो ना जी। बी। हाथ कहां रखेंगे और किसको देखेंगे? बताओ बी वाला सी को बुलाएगा या भगाएगा? अब बताओ फोर्स किधर लगेगा? हाथ से बताओ, हाथ से उधर लगेगा। हाथ रखेंगे बी पर और किसको देख रहे हैं? तो माइनस वाला माइनस को बुलाएगा कि भगाएगा? ऐसे हुआ ना भगाना, बी वाला सी को भगाएगा। तो भगाएगा मतलब एरो का मुंह इधर हो गया। ये हुआ फोर्स किस पर? सी पर। किसके कारण? बी के कारण। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो तुम समझ रहे हो आगे क्या करेंगे। अब कौन लगाएगा? बताओ डी वाला क्या करेगा सी को? हाथ से बताओ किधर? पक्का हो? हाथ रखेंगे डी पर और देखेंगे सी को, तो ये प्लस है ना, तो प्लस वाला माइनस को बुलाएगा, प्लस वाला माइनस को इधर हो गया एरो का मुंह। तो ये हुआ सी पर किसके कारण? डी के कारण। अब हाथ कहां रखेंगे? ई पर। बताओ ई वाला क्या करेगा सी को? बुलाएगा या भगाएगा? किधर भगाया? उधर। माइनस वाला इस माइनस को बोलेगा भागो, इधर भगाया। तो ये हुआ सी पर किसके कारण? तो बताओ डायरेक्शन निकल गया, कितना फोर्स बना? 4। अगर बताओ और भी चार्ज भर देंगे तो बनता जाएगा डायरेक्शन।
चलो अब आगे जाते हैं, स्टेप क्लियर हो गया। अगला स्टेप क्या है, सारे फोर्स का वैल्यू पता करो। सुनाई दिया। अब यहाँ पे आपको घर पे टाइम लगेगा, हम नहीं बनाएंगे, आप लोग घर पे बनाओगे। सारे फोर्स का वैल्यू पता करो, मतलब कैसे पता करेंगे, सी पर किसके कारण, ए के कारण लिखेंगे यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज एट सी ड्यू टू चार्ज एट ए, सी पर ए के कारण। और फॉर्मूला क्या लिखेंगे, के सी पर चार्ज, ए पर चार्ज, और दूरी हो गया सी ए का स्क्वायर। और बताओ डायरेक्शन क्या लिखेंगे इसका, इधर मुंह है तो बोलो ना, माइनस आई कैप। कितने लोग समझ गए। अब जो भी सॉल्व हो क्या है, मान लो सॉल्व हो क्या आया, एक्स, मान लो एक्स आया, एक्स माइनस आई कैप कोई वैल्यू आएगा ना। चलो इसी तरह फिर अगला निकालेंगे, कितने लोग समझे। इसी तरह फिर फोर्स निकालेंगे किसके किसके बीच का, सी के बीच और सी और बी के बीच का दूरी क्या लेंगे, और जब ए और सी के बीच का निकाला था तो 40 लेंगे। ध्यान देंगे दूरी पे। तो मान लो सी और बी के बीच का जब निकाला तो मान लो आंसर आया y, किसके बीच का, सी और बी, और y कौन कैप होगा, ये इधर मुंह है ना, तो ये हो गया आई कैप। इसी तरह फिर इसका हो जाएगा आई कैप, और इसका हो जाएगा कितना, कितना वैल्यू दिखेगा, 4 ठो वैल्यू दिखेगा। हमको निकालना टोटल है, तो टोटल निकालने के लिए क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या लिखेंगे कि जो नेट फोर्स होगा वो होगा ए पर, सी है ना, सी पर ए के कारण, सी पर बी के कारण, सी पर डी के कारण, और सी पर ई के कारण। समझ में आया, चारों फोर्स लिख दिया। अब उसके बाद सारा वैल्यू लिखेंगे एक्स जो भी वैल्यू आया होगा, माइनस आई कैप वाई प्लस आई कैप। मान लो अगला जेड आया तो जेड, और जेड कौन है, अगला जो तुम्हारा डी वाला आई कैप है ना, डी आई कैप। मान लो फिर जे हुआ, जे मत दो, मान लो जी हुआ कितना, माइनस आई कैप। दिखा आप लोगों को, आई कैप कॉमन निकाल लेंगे और ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस जी। अब वैल्यू जो भी निकला रहेगा जोड़ घटाओ देंगे, हाँ या ना। जो भी वैल्यू निकालोगे सॉल्व करके, सॉल्व करने आता है ना, माइक्रो है तो 10 का पावर -6 कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। तो ये ट्राई करके आओगे। सुनो, कितनी बार बनाना है, बहुत बार, इतनी बार हुआ। फिर तुम लोग बनाओगे किस पर, ए पर कौन कौन लगाएगा, फिर एक बार बनाओगे, फिर बनाना है बी पर, फिर बनाना है डी पर, फिर बनाना है ई पर। मतलब ये कैलकुलेशन कम से कम 25-30 बार तो हो ही जाएगा। और कर करके किसी भी, जैसा कल क्लास है वो कल करके आएगा, जिसका परसों है वो परसों करके आएगा, करके सबको आना है। उतारिए, उतारिए फोटो, कितना फोटो खींचिए, जिसको सुनाना है, हम बैठ रहे हैं, सुनाइएगा जाइएगा, नहीं सुनाइएगा बैठ करके यहीं बैठ के याद कीजिएगा, एकदम साल भर के दिमाग बैठा लीजिए। या तो घर पे डेली पढ़ के याद कीजिए, सुनाइए और जाइए, और नहीं तो फिर संडे का संडे बैठे रहिए दिन भर यहीं, सुनाइए और जाइए। आपको एग्जाम में कितना हेल्प होगा वो एग्जाम में दिख जाएगा। क्योंकि इस बार हम आप पे भरोसा नहीं करें कि आप घर पे पढ़ो लिखोगे, कब पढ़ोगे कब लिखोगे, छोड़ो हटाओ। आपको हर दिन पढ़ना है, हर दिन याद करना है, या घर से याद करो सप्ताह भर, और सप्ताह भर का चीज एक दिन संडे में याद करो। मिटा दें इसको हम, मरकरी ऑफ कर दो बउआ, ऑफ कर दो मरकरी।